ये क्या ड्रामा है? उठो मेरे बिस्तर से। तुम यहाँ सिर्फ मेरी बेटी के लिए लाई गई हो बस। मुझसे किसी भी किस्म की उम्मीद मत रखना। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। जामिन शाह कमरे में दाखिल हुआ तो मीरब को अपने बिस्तर पर घूंघट गिराए बैठे देख वो गुस्से से दहाड़ते उसे बाजुओं से पकड़कर खड़ा किया। तो मीरब कांप कर रह गई। मैं इस वक्त कहाँ जाऊंगी? मीरब खौफ से कांपती बोली तो जामिन ने उसे अपनी सर्द नज़रों से घूरा। मेरी बला से जहाँ मर्जी जाओ, लेकिन मुझे आइंदा नजर नहीं आना। जामिन के धाड़ने पर मीरब अपनी कपकपाती टांगों से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ती, दरवाज़ा बंद करती, ज़मीन पर बैठती, सिसकियों से रोती। बहन की वफ़ात के बाद 20 साला मीरब की शादी उसके 30 साला बहनोई जामिन शाह से कर दी गई, जो कि एक बच्ची का बाप और जालिम सरदार था। सुर्ख जोड़े में मलबूस दुल्हन का रूप लिए हुए वो उस वक्त नहायत ही प्यारी लग रही थी। अगरचे दुल्हन का लिबास नहीं था, मगर फिर भी वो उस सादा से सुर्ख सूट में मलबूस प्यारी लग रही थी। हथेलियां मसलते हुए वो अपनी निगाहों को नीचे झुकाए, आंखों में बार बार उभर कर आते हुए नमी पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। उसका निकाह उसकी मर चुकी बहन के शौहर के साथ कराया जा रहा था कि उसकी नौजायदा बेटी आयजा को एक माँ की ज़रूरत थी, जो उसे माँ बनकर पाल सके। मीरब इफ्तिखार, आपका निकाह जामिन शाह के साथ सिक्का राजुल वक्त तय किया जाता है कि आपको ये निकाह कबूल है? निकाह ख्वाह के दोहराए जाने वाले अल्फाज पर वो अपनी आंखें मीच कर खोलते खुद पर जब्त रखने की कोशिश कर गई थी। कब कबूल है? आहिस्ता से उसके उभरने वाली आवाज़ पर सबने सुख का सांस लिया था। उसे नहीं मालूम था कि जामिन शाह को किस तरीके से राज़ी किया गया है, बस इतना मालूम था कि उसका निकाह जामिन शाह के साथ हो रहा था और वो सादा से सुर्ख सूट में मलबूस अपने तमाम जुमला हकूक उसके नाम कर चुकी थी। चंद आंसू खामोशी से आंखों से हथेलियों पर गिरे थे तो वो अपनी आंखें मीचते मुट्ठियों को भींच गई थी। निकाह के बाद आयजा को सुलाते हुए उसे जामिन शाह के कमरे में भेज दिया गया था। जब जामिन की माँ सजीला बेगम अंदर दाखिल होकर उसे बिस्तर पर बैठने का इशारा करते हुए उसके चेहरे पर उसी सादा से सूट का घूंघट डाल चुकी थी, घबराते हुए मीरब ने उनकी जानिब देखा था। देखो बेटा, चाहे ये शादी हमने जिस भी मकसद से की है, मगर जामिन अब तुम्हारा शौहर है और उसे खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यहाँ पर बैठकर तुम उसका इंतज़ार करो, मैं कुछ देर तक उसे अंदर भेजती हूँ। नरमी से मुस्कुराकर कहते हुए सजीला बेगम ने उसके सर पर हाथ रखा था और अपने कदमों को बाहर की जानिब बढ़ाया था, जबकि मीरब बेबसी से अपने हथेलियों को देखते हुए अपनी उंगलियों को मसल गई थी। कुछ देर बाद कमरा खुलने की आवाज़ पर उसका धड़कता हुआ दिल साकत हुआ था। जब जामिन शाह कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते हुए अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर चुका था। ये क्या ड्रामा है? उठो मेरे बिस्तर से। तुम यहाँ सिर्फ मेरी बेटी के लिए लाई गई हो बस। मुझसे किसी भी किस्म की उम्मीद मत रखना। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। जामिन शाह कमरे में दाखिल हुआ तो मीरब को अपने बिस्तर पर घूंघट गिराए बैठे देख गुस्से से धाड़ते तेज तेज कदमों से उसकी जानिब बढ़ा था। बिस्तर के पास रुककर झुकते हुए उसे बाजुओं से पकड़कर खड़ा किया तो मीरब कांप कर रह गई। पैर फिसला था तो तेजी से वो उसके बाजू को थाम गई थी, जिस पर जामिन शाह के तन बदन में आग सी लग चुकी थी। अभी तो उसकी बीवी मरी थी और ये सामने ठहरी हुई बीवी की बहन उससे शादी करते हुए अब उस पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है। मैं इस वक्त कहाँ जाऊंगी? मीरब खौफ से कांपती बोली तो जामिन ने उसे अपनी सर्द नज़रों से घूरा और अचानक से खुद से दूर धकेला था, जिस पर मीरब लड़खड़ाते हुए पीछे टेबल का सहारा लेते उसे देख रही थी। घूंघट पलट चुका था और उसके मासूम से नपूश जामिन शाह के सामने थे, मगर फिलहाल उसके सर पर गुस्सा सवार था। मेरी बला से जहाँ मर्जी जाओ, लेकिन मुझे आइंदा नजर नहीं आना। जामिन के धाड़ने पर मीरब अपनी कपकपाती टांगों से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ती दरवाज़ा बंद कर गई थी। टांगे मजीद उसका बोझ उठाने से इनकारी हुई थी तो वह ज़मीन पर बैठती सिसकियों से रोती, चेहरा दोनों हाथों में छुपाए फूट फूट कर रोती हुई वो अपनी गलती तलाश करने की कोशिश कर रही थी कि उसे इस तरह से बेइज्जत किया जा सकता है, मगर वो तो कहीं भी कसूरवार नहीं थी। बहन की वफ़ात के बाद 20 साला मीरब की शादी उसके 30 साला बहनोई जामिन शाह से कर दी गई, जो कि एक बच्ची का बाप और जालिम सरदार था। कमरे में मौजूद जामिन शाह नोच कर अपनी शर्ट उतारते हुए बाथरूम की जानिब बढ़ गया था। गुस्से से पूरा वजूद जलता हुआ महसूस हो रहा था। पहले ही उसकी महबूब बीवी के इस दुनिया से चले जाने का गम कम था कि उसकी माँ ने उसकी नौज़ायदा बेटी पर उसे ब्लैकमेल करते हुए उसकी ही साबका साली से उसका निकाह कर दिया था। और मजीद मीरब ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि उसकी दुल्हन बनकर उसके कमरे में आन बैठी थी। शावर के नीचे ठहरकर ठंडे पानी को अपने ऊपर डालता हुआ वो अजियत से अपनी आंखें बंद कर गया था। कुछ ही देर बाद ठंडे पानी से शावर लेकर फ्रेश होते हुए वो जैसे ही बाहर आया था कि ड्रेसिंग रूम से दबी दबी सिसकियों की आवाज़ सुनते हुए उसका वजूद गुस्से से खोल उठा था। ये लड़की न जाने मुझसे क्या चाहती है। पहले ही मेरी ज़िंदगी में अजाब बनकर नाजिल हो गई और अब यूँ ज़ाहिर करने की कोशिश कर रही है जैसे ये बहुत ज़्यादा मजलूम हो। बुड़बुड़ा कर कहते हुए वो तौलिए को बालों से खींचकर सोफे पर पटकते हुए अपने बिस्तर की जानिब बढ़ गया था। बिस्तर पर दराज होकर लेटते हुए वो एक बाजू अपनी आंखों के ऊपर रखे सोने की कोशिश करने लगा था।
मगर ड्रेसिंग रूम के दरवाजे के नीचे से आने वाली तेज रोशनी और ऊपर से दबी दबी सिसकियों की आवाज़ उसे सोने ही नहीं दे रही थी। जब वो सुर्ख आंखें लिए हुए एक झटके से उठ बैठा था और बिस्तर से अपने कदम नीचे बढ़ाए थे, कदम कदम चलते हुए जैसे ही ड्रेसिंग रूम के सामने दरवाजे पर आन ठहरा था कि एक हाथ लगाते ही दरवाज़ा आराम से उसकी जानिब खुल चुका था। जब दरवाजे की दूसरी जानिब बैठे हुए मीरब रोते हुए वजूद के साथ एक झटके से उसके ऊपर गिरी थी। घुटनों पर सर लगा था तो वो बौखलाते हुए ज़मीन पर पैर रखते हुए उसे देख गई थी, जो अपने पूरे कद के साथ सामने ठहरा हुआ सुर्ख आंखें लिए उसे ही देख रहा था। घबराकर अपने वजूद को संभालते हुए वो उससे दूर होते उठ खड़ी हुई थी, जबकि कपकपाती हुई टांगों से अपने कदम पीछे दिए थे। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, अपने लब को तरकर कहती हुई वो उसे वजाहत देने की कोशिश कर रही थी। पहले ही वो उसे बहुत गलत समझ चुका था। मजीद वो उसे गलत समझता तो न जाने वो उस नाखुशगवार सूरत हाल में उसके साथ ज़िंदगी कैसे गुजारती। रो क्यों रही हो? संजीदा से उसकी उभरने वाली आवाज़ पर उसने शिकवा कुना सूजी हुई आंखों के साथ उसे देखा था और फिर अपनी पलकों को झपकाते हुए दूसरी जानिब मोड़ा था। आपको हक नहीं था कि आप मुझे बेइज्जत करते। मैं खुद को आपके ऊपर फेंक नहीं रही, ये मेरी मजबूरी है कि इस वक्त मैं आपकी बीवी के रूप में आपके कमरे में मौजूद हूँ। अगर मेरी माँ को अपनी मर चुकी बेटी से पहले उसकी जिंदा बेटी का ख्याल आ जाता तो आज मैं यहाँ आपके कमरे में नहीं होती। अगर मेरी भांजी को मुझसे ज़्यादा आप संभाल लेते तो मुझे उसकी माँ बनने के लिए आपसे शादी नहीं करनी पड़ती। इसलिए मुझ पर गुस्सा दिखाना बंद करें। गुस्सा तो उसे भी था, कब से जो दबा बैठा था, तो अचानक से वो फट पड़ने के अंदाज में सूजी हुई आंखें लिए उसे देखते हुए गोया हुई थी, जो अपने लब भींचकर उसकी जानिब देख रहा था। तभी गहरा सांस भरकर उसे बाजुओं से थामकर अपने कमरे की जानिब वापस आया था। एक झटके से सोफे पर बिठाते हुए वो उससे फासला रखते दूसरे सोफे पर बैठा था। आई एम सॉरी, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, बस ये सब कुछ हो गया। तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि आयमा मेरी ज़िंदगी में कितनी हैसियत रखती थी और फिर सबने मुझे आयज़ा को लेकर ब्लैकमेल किया। मुझे गुस्सा था कि तुमने उन्हें मना करने की कोशिश नहीं की, मगर मैं भूल चुका था कि ज़्यादती तुम्हारे साथ भी हुई है। मुझसे कहीं ज़्यादा ज़्यादती तुम्हारे साथ हुई है। गहरी सांस भरकर कहते हुए वो खुद पर ज़ब्त रखते हुए गोया हुआ था, जबकि दोनों हाथों को बाहम जोड़कर अपनी उंगलियों को उसकी जानिब मोड़ा था, जो अपनी मुट्ठियां भींचते हुए गहरे गहरे सांस लेती खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। आपको आयज़ा पर तवज्जो देनी चाहिए थी। अगर आपने मेरी बहन के दुख में खुद को गुम करने से बेहतर आयज़ा पर तवज्जो दी होती तो आज आप दोनों को मेरी ज़रूरत नहीं होती। मैं उसकी खाला बनकर ठीक थी। आपने मुझे एक सौतेली माँ के रुतबे पर फाइज कर दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तलक से लहजे में कहती हुई वो अपनी आंखों को फिर से नम होने से रोक नहीं पाई थी। यही तो वो फांस थी जो उसके गले में अटकी हुई थी। मुझे माफ़ कर दे, धीमे लहजे में कहते हुए उससे गोया हुआ था। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। तुम अपनी मर्जी से जिससे चाहो उससे शादी कर लेना, मैं अपनी बेटी को खुद संभाल लूँगा। तुम्हें उसके लिए फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, तुम आज भी सिर्फ उसकी खाला बनकर रह सकती हो। धीमी आवाज़ में बोलते हुए वो सर झुकाते गोया हुआ था जब मीरब ने चेहरा उठाते हुए उसकी जानिब देखा था। आप जानते भी हैं तलाक जैसा दाग दामन पर लेकर ज़िंदगी गुजारना कैसा होता है। आप मुझे एक घड़े से निकाल कर खाई में धकेलना चाहते हैं। आप जितना मेरे लिए कर चुके हैं उतना काफ़ी है। खुदा के लिए आप मुझे पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने दें। अगर आप नहीं चाहते कि मैं आपके सामने आऊँ तो मैं भी नहीं चाहती कि आप मेरे सामने आएँ, मगर मेरी इज़्ज़त आपको लाज़मी करनी होगी। मैं किसी को भी खुद को बेइज्जत करने का इख्तियार नहीं देती। सर्द से लहजे में बोलती हुई वो उठकर खड़े होते हुए बाथरूम की जानिब भर गई थी। कुछ ही देर बाद फ्रेश होकर बाहर की जानिब आई थी कि गीली लटें चेहरे के साथ चिपकी हुई थी। अपने कदमों को बिस्तर की जानिब बढ़ा गई थी। अगर आप अपनी साइड से आकर दराज होना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। नहीं तो अगर आप मेरे साथ ये बिस्तर शेयर नहीं करना चाहते तो बाहर जा सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। संजीदा और सर्द से लहजे में बोलते हुए वो बिस्तर पर दराज होकर कंबल अपने ऊपर डालते आंखें बंद कर चुकी थी। अगर ऐसा था तो ऐसा ही सही। अगर सामने बैठा हुआ उसका नाम नेहाद शौहर उसे इज्जत नहीं दे रहा था तो वो क्यों देती। अगर ज्यादती उसके साथ हुई थी तो अपनी शादी से खुश कौन सा मीरब थी। और आंखें बंद करके लेटे हुए कुछ देर बाद नींद आते हुए ख्वाबों की दुनिया में ले गई थी। जब सोफे पर बैठा हुआ जामिन शाह उठा था और मुनासिब कदमों से चलते हुए अपने बिस्तर पर आन बैठा था। ठीक है जामिन शाह, जब तुम किसी को कमरे से बाहर निकालो तो तुम्हें बेइज्जती का ख्याल नहीं आता, और अब की मर्तबा अपने ही कमरे से निकाले जाने को तुम्हें बेइज्जती का ख्याल आ रहा है। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए, तुम यही डिज़र्व करते हो। धीमी आवाज़ में बुड़बुड़ाकर खुद से कहते हुए वो दूसरी जानिब दराज हो चुका था। बड़ा सा तकिया उठाकर दरमियान में रखते हुए वो अपना रुख दूसरी जानिब मोड़कर मीरम की जानिब पिट कर चुका था। आज जो कुछ भी हो चुका था उसके लिए काफ़ी था। अब उसे कुछ देर सोकर अपने फटते हुए दिमाग को पुरसुकून करना था। सुबह उसकी आंख खुली थी तो दरमियान में तकिया अभी भी मौजूद था, मगर वो दोनों एक दूसरे की जानिब रुख किए हुए एक दूसरे के बेहद करीब सो रहे थे कि मीरब का सर उसके कंधे के साथ मस हो रहा था, जबकि उसके हाथ तकिए के ऊपर ही मौजूद थे।
अपनी पलकों को झुकाकर वो मीरब के मासूम और पुरसुकून चेहरे को देख रहा था। वो किस कदर दिलकश थी, बिल्कुल आयमा की तरह। वो आयमा का अक्स थी, मगर उससे बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान। वो जितना अपने हल्के में जालिम और जाबिर मशहूर था, यह लड़की कल रात को उतना ही उससे सर्द अंदाज में मुखातिब होते हुए उसे शर्मिंदा कर गई थी। मगर वो खामोशी से सुन चुका था कि जालिम और जाबिर वो सिर्फ इंसाफ और दुरुस्तगी के मामले में था, नहीं तो घर वालों के साथ वो सबसे ज़्यादा नरम इंसान था। कम अज़ कम जब आयमा यहाँ पर थी तब तो था। अब जब वो उसकी ज़िंदगी से चली गई थी तो न जाने ये ज़िंदगी कौन सा नया रुख लेने वाली थी। मीरब की नाक देखते हुए उसे कल रात का मंजर वाज़िह तौर पर आंखों के सामने नाचता हुआ दिखाई दिया था, जिसमें वो रोते हुए तेज़ तेज़ अल्फाज बोलते उसे खरी खरी सुना रही थी कि ज़्यादती तो उसके साथ भी हुई थी। हाँ, जामिन शाह दिल ही दिल में ये एतराफ़ कर रहा था कि ज़्यादती उसके साथ भी हुई थी। खैर, अब जो हो चुका है सो हो चुका है। मीरब के इस घर में रहते हुए भी उसे मीरब के होने और ना होने से फ़र्क नहीं पड़ना था। वो वैसे ही ज़िंदगी गुजारता जैसे आयमा के जाने के बाद वो गुजार रहा था। हाँ, बस फ़र्क सिर्फ इतना होने वाला था कि अब वो मीरब को इज़्ज़त देने पर पाबंद था। गहरा सांस भरकर उठते हुए वो अपने कदम नीचे की जानिब बढ़ा चुका था, जबकि मीरब बिस्तर पर दराज नींद के मज़े लेती हुई उसकी निगाहों के इर्तिकाज़ से बिल्कुल अनजान थी। दिन ज़रा रोशन हुआ था तो वो दोनों एक दूसरे की संगत में तैयार अपने कमरे से बाहर आए थे, जब हर किसी ने उनकी जानिब निगाहें उठाते हुए उन दोनों को दुआओं से नवाजा था। मीरब, आयज़ा को भी कमरे से ले आओ, बच्ची परेशान हो रही होगी। नरमी से उभरने वाली सजीला बेगम की आवाज़ पर वो अपने कदमों को पहले आयज़ा के कमरे की जानिब ले गई थी और मेड से आयज़ा को लेकर वहीं चली आई थी। कुछ देर तक उसे गोद में लेकर कुर्सी पर बैठते हुए लोगों को खाते हुए देख रही थी। मीरब, आयज़ा को मुझे दे दो, तुम खाना खा लो। उसे आयज़ा के वजूद में घुलता हुआ देखते वो संजीदा से गोया हुआ था, जब झुककर उसके बाजुओं के हिसार से आयज़ा को लेना चाहा था। नहीं, आप नाश्ता कर लें, आपको बहुत सारे काम होंगे, मैं बाद में कर लूँगी। धीमी आवाज़ में कहती वो आयज़ा के वजूद को अपने हिसार में समेटते हुए उठ खड़ी हुई थी और यहाँ से वहाँ टहलते हुए आयज़ा को मुस्कुराता हुआ देख रही थी। बाकी सबने भी पलटकर आयज़ा और मीरब की जानिब देखा था, जबकि जामिन शाह तो एक निगाह मीरब के चेहरे को देखते ही अपने खाने की जानिब दोबारा से मुतवज्जा हो चुका था। इस बच्ची ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है जामिन, इसे तकलीफ मत देना। मैं जानती हूँ कि तुम कितने उखड़ मिजाज हो और तुम्हें अपने मिजाज के खिलाफ कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, मगर इसके साथ नरमी वाला मामला इख्तियार करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सजीला बेगम की आहिस्ता से उभरने वाली आवाज़ पर वो खाना खाते हुए एक पल के लिए रुका था और फिर अपना खाना दोबारा से वहीं से शुरू किया था। हल्का सा सर हिलाते हुए वो उनकी बात को सुनते अमल करने का भी सोच रहा था। कुछ देर बाद जब आयज़ा दूध पीते हुए सो चुकी तो मेड आहिस्ता से मीरब के बाजू से लेती हुई कमरे की जानिब बढ़ गई थी। जब तकरीबन ख़त्म होते नाश्ते के दौरान वो अपनी कुर्सी पर आकर बैठी थी और हाथ बढ़ाते हुए खाने को अपनी प्लेट में डाला था। 2-3 चम्मच अभी उसने चावलों के मुंह में डाले ही थे जब उसका वो जालिम और जाबिर सरदार जामिन शाह हाथ में थामे हुए दूध का गिलास उसकी प्लेट के करीब रखे हुए बगैर सबकी शौक से घूरती हुई नज़रों की परवाह किए हुए उठ खड़ा हुआ था। अम्मा सरकार, मुझे डेरे पर जाना है और कुछ मामलात और भी हैं जो देखने हैं, मुझे आते हुए देर हो जाएगी। संजीदा से कहते हुए उसने अपने कदम बाहर की जानिब बढ़ाए थे, जबकि मीरब ने एक निगाह गिलास की जानिब और दूसरी उसके चेहरे की जानिब डाली थी। हैरान होती निगाहों के साथ उसे देखते हुए वो बाकी सबकी नज़रों को अपने वजूद पर महसूस करते अपना सर झुका गई थी। उसे ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, धीमी आवाज़ में खुद से कहती हुई वो दूध के गिलास को लबों से लगा चुकी थी। रात देर तक वो घर लौटा था तो मीरब अपने बाजुओं के हिसार में आयज़ा को लिए हुए कमरे में टहलती हुई दिखाई दी थी, जो मुसलसल रो रही थी। आगे बढ़कर अपनी शॉल को उतारकर सोफे पर रखते हुए वो उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ था। क्या हुआ है आयज़ा को, इतना रो क्यों रही है? माथे पर पड़ते हुए बल के साथ कहते वो मीरब की जानिब चलकर आया था। मुझे लगता है आयज़ा के पेट में दर्द है, मैंने दवाई डाल तो दी है मगर कुछ देर तक आराम आएगा, तब तक तो ये रोएगी। आहिस्ता सी आवाज़ में कहते हुए वो परेशानी से आयज़ा का सुर्ख पड़ता हुआ चेहरा देख रही थी, झुककर उसके माथे और उसके गालों पर लब रखते हुए वो मुसलसल उसे बहलाने की कोशिश कर रही थी, मगर आयज़ा रोए चले जा रही थी। जामिन शाह ने एक निगाह मीरब के चेहरे की जानिब डाली थी। वो भी तो एक कम उम्र लड़की थी जो एक बच्चे को संभालने की कोशिश कर रही थी। क्या हम इसे डॉक्टर के पास ले जाएं या फिर अम्मा सरकार के पास? तुम्हें खुद उलझन हो रही होगी, तुम्हें बच्चों को संभालने का तजर्बा तो नहीं है ना? आहिस्ता सी आवाज़ में कहते हुए वो परेशानी से उसे और आयज़ा दोनों को देख रहा था। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने दवाई दे दी है, कुछ देर तक इसे आराम आ जाएगा। और वैसे भी अब सारी ज़िंदगी हम अम्मा सरकार के आसरे पर तो नहीं गुजार सकते ना। आयज़ा को मुझे ही संभालना होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता इसे आदत हो ही जाएगी। शुरू के दिन सबके लिए मुश्किल होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जब उसे आदत हो जाएगी तो मुझसे मानूस भी हो जाएगी। आप चेंज करके सो जाएं या फिर अगर आपको भूख लगी है तो नीचे किसी खादमा से कह दें, वो आपको खाना दे देंगी। आहिस्ता आवाज़ में कहती हुई वो आयज़ा को लिए हुए ही बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ गई थी। जब आगे बढ़ता हुआ वो उसे अपने हाथ से थाम चुका था।
कलाई जामिन शाह की गिरफ्त में आई तो वो फैली हुई आंखों के साथ उसका चेहरा पलटते हुए देख रही थी। ये मेरी बेटी है, मुझे इसके यहाँ इस कमरे में रहने से कोई परेशानी नहीं हो रही, तो तुम यहीं रहो। धीमी आवाज़ में कहते हुए वो एक निगाह आयज़ा के चेहरे को देखते हुए उसकी कलाई छोड़ चुका था, जिस पर मीरब भी अपनी तवज्जो को आयज़ा की जानिब कर चुकी थी। कुछ देर बाद ही वो कपड़े तब्दील करके वापस आया था, तो कुछ देर उसे यूं ही टहलते हुए देखकर अपने कदम बाहर की जानिब बढ़ाए थे और फिर खाने की ट्रे हाथ में लिए हुए वो बरामद हुआ था। सोफे के सामने पड़ी हुई छोटी सी टेबल पर खाने की ट्रे रखते हुए वो उसकी जानिब आया था और अपने बाजू में नन्ही सी आयज़ा का वजूद थामा था। तुमने खाना नहीं खाया होगा, बैठकर खाना खा लो। आहिस्ता से कहते हुए वो आयज़ा को लेकर कमरे में टहलने लगा था, जब एक निगाह वो उसके चेहरे पर डालते हुए दूसरी निगाह आयज़ा के मासूम चेहरे पर डाल चुकी थी। हाँ, ये हकीकत थी, उसने खाना नहीं खाया था, मगर जामिन शाह उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहा था? वो तो जालिम और जाबिर मशहूर था। उसे याद आया था कि किस तरह वो पहली ही रात उसके ऊपर बरस रहा था, मगर उसके बाद से उसने जामिन को गुस्सा करते हुए नहीं देखा था, या फिर शायद वो उसके साथ ही अच्छा होने की कोशिश कर रहा था। खैर, आप खाना नहीं खाएंगे? हैरानगी से बोलते हुए वो जामिन शाह का चेहरा देख रही थी, जब अपना चेहरा उठाते हुए वो भी उसकी आंखों में अपनी आंखें डाल गया था। मैं खाना खा लूँगा, तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें आयज़ा का ख़्याल रखना है तो पहले अपने ऊपर तवज्जो दो। बीमार पड़कर मैं तुम्हारी तीमारदारी तो करने से रहा। संजीदा से उसकी उभरने वाली आवाज़ पर वो खुद पर ज़ब्त रखती हुई अपने कदम सोफ़े की जानिब बढ़ा गई थी। आयज़ा को खामोश होते हुए देखकर वो इत्मीनान का सांस भरती हुई खाने की ट्रे को गोद में रखकर निवाले बनाकर खाते हुए वो गाहे बगाहे एक एक निगाह जामिन की जानिब भी डाल लेती थी। जब वो खाने से फारिग हुई थी तो जामिन शाह सो चुकी आयज़ा को बिस्तर पर लिटा रहा था। इसे इसके कमरे में मेड के पास दे आओ। मजबूत से उसकी उभरती हुई आवाज़ पर वो आखिरी निवाला चबाकर उसके चेहरे को देख गई थी। आयज़ा की तबीयत ख़राब है और आयज़ा मेरे पास ही सोएगी। मेड के बारे में मैं यकीन परेशानी से कहते हुए वो ट्रे को पीछे मेज़ पर रखते हुए उसकी जानिब अपने कदम बढ़ा गई थी। बिस्तर पर बैठकर आयज़ा के नन्हे से वजूद को देखते हुए वो इत्मीनान का सांस भर गई थी, जब जामिन शाह ने उसकी जानिब देखा था। उसके पुरकशिश तीखे से नकूश जो इस वक्त नरम पड़े हुए थे। तो तुम क्या आयज़ा को अपने साथ सुलाओगी? सारी रात तुम्हें बेचैनी होती रहेगी, नींद कैसे आएगी? फिक्रमंदी से कहता हुआ वो उन दोनों को ही देख रहा था। आप प्लीज़ मुझ पर यह साबित करने की कोशिश मत करें कि मैं आयज़ा की सौतेली माँ हूँ। अगर आयज़ा की सगी माँ इस वक्त इसके साथ मौजूद होती तो उसकी बीमारी पर वो इसके पास ही रुकती। तब तो आप उन्हें नहीं कहते ना कि उनकी नींद में मुखल होगा। संजीदा से उसके उभरने वाली आवाज़ पर जामिन ने अपने लब भींचे थे। मेरा वो मतलब नहीं था। आहिस्ता से बोलते हुए वो पहली मर्तबा किसी को अपने अमल की वजाहत दे रहा था। जानती हूँ, मगर आपको ख्याल रखना चाहिए। आयज़ा की या फिर किसी के भी सामने ये जताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आयज़ा की सौतेली माँ हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो बड़ी होकर मुझे सौतेली माँ के रूप में देखे। आहिस्ता से कहते हुए वो आयज़ा के वजूद को थामते उसके माथे पर अपने लब रख चुकी थी। आगे बढ़कर उसे बेबी कॉट में सुलाते हुए वो कुछ देर उसकी जानिब ही देखती रही थी। जामिन शाह एक निगाह उन दोनों पर डालते हुए अपने कदम बाहर की जानिब बढ़ा चुका था। कुछ ही देर बाद जब वो वापस आया था तो मीरब थक हार कर बिस्तर के कोने पर ही सो चुकी थी। टांगें उसके नीचे फर्श को सलामी दे रही थी तो वजूद बिस्तर के एक कोने पर टिका हुआ था। जब आगे बढ़ते हुए वो अपनी जगह पर दराज हुआ था, बेचैनी से उसके आड़े तिरछे वजूद को देखा था कि कहीं वो गिर न जाए। जहन में अचानक से ख्याल आते हुए उसने अपने हाथ उसकी जानिब बढ़ाए थे, मगर फिर खुद ही अपने हाथों को पीछे खींच लिया था। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है अगर गिर जाए तो? धीमी आवाज़ में खुद से बुड़बुड़ाते हुए वो कंबल अपने ऊपर खींच कर डालते हुए अपनी आंखें बंद कर चुका था, मगर फिर झुंझलाकर अपनी आंखें खोलते हुए वो अचानक से उसकी जानिब बढ़ते आहिस्ता से उसे बाजू में थाम कर बिस्तर पर दराज कर चुका था। उसे अपने बेहद नज़दीक महसूस करते हुए दिल एक पल के लिए धड़कना भूल चुका था। तभी वो आंखों में जज्बात लिए हुए मीरब का चेहरा देख गया था। बेइख्तियार दिल में ख्वाहिशात का समंदर उमड़ आया था। डपट कर दिल को समझाते हुए वो उसे बिस्तर पर सीधा कर चुका था। अपने हाथ पीछे खींचते हुए वो कंबल उठाकर उसके वजूद को अच्छे से ढांपते हुए एक निगाह कंबल में लिपटे हुए आयज़ा पर भी डाल चुका था। इत्मीनान से अपनी जगह पर लेटते हुए वो मीरब के चेहरे को ही देख रहा था। वो कितनी मासूम थी और किस्मत ने ये कैसा सितम उसके साथ किया था। अगर भांजी की बात ना होती तो वो भी एक अच्छे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही होती, ना कि किसी और की औलाद को पाल रही होती। निगाहें भटकते हुए उसके लबों तक गई थी तो हलक में कांटे से उग आए थे, मगर वो अच्छे से जानता था उसके और मीरब के दरमियान मौजूद दीवार को। तभी गहरा सांस भरकर पलटते हुए वो अपना रुख दूसरी जानिब फेर चुका था। यही तरीका था उसके पास रहकर भी अपनी ज़ात को बेपरवाह दिखाने का। सारी रात आयज़ा को देखते हुए वो मुकम्मल तौर पर थक चुकी थी। तभी सुबह जब जामिन शाह की आंख खोली थी तो वो उसके कंधे पर सर रखे हुए पुश्त उसके सीने से लगाए अपने दूसरी जानिब आयज़ा को थामे हुए गहरी नींद सो रही थी। जामिन शाह काफ़ी देर पलके झपकाए बगैर उसके वजूद को खुद से लगे हुए महसूस करता रहा था।
اس کے وجود کی گرمی ضامن شاہ کے وجود میں منتقل ہوتے ہوئے اسے اپنا طلبگار کر رہی تھی۔ جب وہ جھکتے ہوئے اس کے بالوں میں اپنا سر چھپاتے گہرا سانس بھر گیا تھا، اس کی خوشبو سانسوں کے ذریعے جسم میں اتری تھی تو وہ اپنے وجود کو مہکتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ چاہے وہ جتنا بھی اس سے اختلاف کر لے، مگر حقیقت یہی تھی کہ میرب اب اس کی بیوی تھی۔ وہ اس پر تمام جائز حق رکھتا تھا اور چاہتا تو اپنے حقوق ایک ہی بار میں لے لیتا، مگر وہ خود کو روکے ہوئے تھا آئمہ کی وجہ سے، خود میرب کی دلی رضامندی کے لیے۔ تبھی نرمی سے اس کے گرد لپیٹے ہوئے ہاتھوں کی گرفت اور زیادہ مضبوط کی تھی اور جھک کر اس کے کندھے پر اپنے لب رکھے تھے تو میرب نیند میں کسمساتے ہوئے اس نے اپنے آنکھیں کھولی تھی تو سامنے ہی عائزہ کے پرسکون چہرے کو دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرائی تھی۔ ضامن شاہ کے وجود سے لاپرواہ وہ اس وقت اس کی باہوں کے حصار میں موجود اس کی ہی بیٹی کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ یہ منظر اتنا مکمل تھا کہ ضامن شاہ ایک پل کے لیے مسکرانا بھول کر بس اس کے چہرے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ہر ایک منظر بس اسی نظر پر تمام ہو چکا تھا جب اچانک سے وہ اپنے چہرے پر تپش نظروں اور سانسوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے اپنا چہرہ اٹھاتے اس کی جانب موڑ گئی تھی۔ اس قدر نزدیکی اور ضامن شاہ کے اس پر جھکے ہونے کی وجہ سے دونوں کے لب ٹکرائے تھے تو آنکھیں پھیل کر دونوں کی ہی بڑی ہو چکی تھی۔ دونوں کے دل ایک ہی تار پر دھڑکے تھے تو وہ سن ہوتے دماغ اور وجودوں کے ساتھ ایک دوسرے کو محسوس کر گئے تھے۔ سب سے پہلے ہوش میں میرب آئی تھی۔ اپنا ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر اسے پیچھے کرتے ہوئے وہ دوسرے ہاتھ سے عائزہ کا ننھا سا وجود چھڑا گئی تھی۔ احتیاط سے عائزہ کے پاس سے اٹھتے ہوئے وہ بیٹھی تھی تو دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، وہ غلطی سے سب کچھ ہوا، دھیمی آواز میں کہتے ہوئے وہ اپنے لب کتر کر اس خفت کو مٹانے کی کوشش کر رہی تھی جو ان دونوں کے درمیان اتر آئی تھی، جبکہ ضامن شاہ نے گلا کھنکارتے ہوئے درمیان میں اس غیر معمولی خاموشی کو توڑنا چاہا تھا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وہ میں عائزہ کو دیکھ رہا تھا، میرا بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، دھیمی عجیب سی آواز میں کہتے وہ اس کے وجود سے اپنی نگاہیں پھیرتے ہوئے گویا ہوا تھا، مگر پھر نگاہ اس کے وجود تک پلٹتے ہوئے گئی تھی تو سامنے ہی وہ بستر پر بیٹھی ہوئی اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی، جبکہ اس کی پیٹھ ضامن شاہ کی جانب تھی۔ اس کے پچھلے گلے سے جھانکتی ہوئی گردن ضامن شاہ کا گلا خشک کرنے کا باعث بنی۔ تبھی اٹھ کر وہ اپنے پاؤں کو بستر سے نیچے جما چکا تھا۔ عائزہ کو دیکھ لو، عائزہ اٹھ گئی ہے، ان دونوں کے درمیان اس خاموشی کو توڑنے کے لیے کہتے ہوئے وہ اپنے قدم باتھ روم کی جانب بڑھا گیا تھا، جبکہ میرب نے بھی اطمینان کا گہرا سانس لیتے ہوئے اپنی نگاہوں کو اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اف میرے خدا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ ضامن میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے؟ کہیں ان کو یہ تو نہیں لگ رہا کہ میں خود کو ان پر مسلط کر رہی ہوں؟ اف میرے خدا، اف، بڑبڑاہٹ کے ساتھ کہتی ہوئی وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ بکھرے ہوئے بال جوڑے سے کھل کر کندھوں پر بکھرتے ہوئے اس کی پوری پشت کو ڈھانپ گئے تھے۔ حالات ان دونوں کے درمیان ویسے ہی تھے، کبھی ایک پل میں ان دونوں کو لگتا کہ ان دونوں سے زیادہ نزدیک اور کوئی نہیں، اور کبھی وہ دونوں صدیوں کی مسافت پر کھڑے ہو جاتے تھے، اور تب آیا وہ بھونچال جسے سن کر ہی ضامن اور میرب کی آنکھیں پھیل کر بڑی ہو چکی تھی۔ اماں سرکار، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ عائزہ ابھی چھوٹی ہے، اسے ہماری توجہ اور محبت کی ضرورت ہے، ایسے میں ہم عائزہ کو یہاں پر آپ کے پاس چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ بوکھلا کر کہتے ہوئے وہ ایک بودا سا بہانہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے گویا ہوا تھا، جس پر ساتھ بیٹھے ہوئے میرب نے بھی زور شور سے اپنا سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اس کی تائید کی تھی۔ جی بالکل اماں سرکار، میں بھی ابھی عائزہ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی، دیکھیں نا ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، بار بار بیمار ہوتی رہتی ہے، روتی بھی رہتی ہے، اور میرے بغیر کسی کے پاس سوتی بھی نہیں ہے، مجھے اس کی بے حد فکر لگی رہے گی اگر میں اس طرح سے جاؤں گی تو۔ لب کتر کر کہتے ہوئے میرب نے بھی اس حالات سے بچنا چاہا تھا، جبکہ سجیلا بیگم نے ان دونوں کو گھور کر دیکھا تھا۔ خدا کی پناہ، تم دونوں کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، تم دونوں کہاں سے نویلے جوڑے لگتے ہو؟ ایسا لگتا ہے جیسے بڑھاپے کو پہنچ گئے ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی محبت بڑھاپے تک بھی ختم نہیں ہوتی، اور تم لوگوں کی محبت شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی ہے۔ ذرا حالت تو دیکھو تمہاری میرب، کہیں سے دیکھ کر لگتا ہے کہ تم ایک شادی شدہ لڑکی ہو جس کی 2 مہینے پہلے ہی شادی ہوئی ہے، گھور کر میرب کو کہتی ہوئی سجیلا بیگم نے کہا تھا، جس پر اب وہ اپنی نگاہوں کو جھکائے ہوئے نیچے اپنے حلیوں پر توجہ کر گئی تھی۔ لون کا سادہ سا سوٹ، چپل پہنے ہوئے وہ سادہ سی حالت میں بھی پہلے والی میرب دکھائی دے رہی تھی، اس میں کچھ خاص بدلاؤ نہیں آئے تھے، جبکہ پاس ٹہرے ہوئے ضامن شاہ کو بھی بخوبی گھورا تھا۔ خود تو تمہارے پاس ٹائم ہے نہیں اپنی بیوی کو کہیں لے کر جانے کا، اور اگر میں یہ سب کچھ کر کے دے رہی ہوں تو تم بہانے تراش رہے ہو۔ ہرگز بھی نہیں، تم دونوں جاؤ گے، کچھ دن گھوم پھر کر آؤ، ویسے تو میں نے پلان 10 دن کا کیا ہے، مگر تم دونوں زیادہ دن بھی رک سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بس جب واپس لوٹنا تو مجھے ایک ہنستے مسکراتے ہوئے کپل کی طرح دکھائی دینا، نہ کہ ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے کسی مشینی انسان کی طرح۔ دوسری جانب اپنا رخ پھیرتی ہوئی سجیلا بیگم نے ان دونوں سے یوں کہا تھا کہ ایک پل کے لیے وہ ان کا چہرہ دیکھتے ہوئے پھر ایک دوسرے کو دیکھ گئے تھے۔ اماں سرکار، دونوں نے ہی ایک ساتھ ہی احتجاج کیا تھا کہ سجیلا بیگم کی ایک گھورتی ہوئی نگاہ پر وہ اپنا سر جھکا چکے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، سامنے بڑھ کر کہنے والی میرب تھی، وہ اور کرتی بھی کیا،
देख चुकी थी कि सजीला बेगम किसी भी तरह से उनकी बातों में नहीं आ रही तो वो मानते ही बनी थी। जिब के पास ठहरे हुए जामिन शाह ने भी आंखों को मीच कर गहरा सांस खारिज किया था और खोलते हुए एक निगाह मीरब की जानिब डाली थी, जो खुद भी परेशानी से अपने लब कुतरते हुए उसकी जानिब ही देख रही थी। फिर आंखें बंद करके उसे तसल्ली देते हुए वो उसके कंधे के गिर्द अपना बाजू हायल कर गया था। ठीक है, आप जैसे चाहेंगे वैसे ही होगा। हम चले जाते हैं, मगर आयज़ा का आपको अच्छे से ख्याल रखना होगा। और अगर कोई भी परेशानी हो जाए तो मुझे फ़ोन कर देना आपने। हम लोग उसी वक्त ये सब कुछ ख़त्म करके वापस लौट आएंगे, ठीक है? मसलहत आमेज़ अंदाज में कहते हुए वो सामने ठहरी हुई अपनी माँ को देखते गोया हुआ था, जिस पर सजीला बेगम ने भी मुस्कुराकर उन दोनों को देखा था। तुमने अम्मा सरकार को मना क्यों नहीं किया? मैं कोई ना कोई बहाना तराश कर ही लेता। ख्वामख्वाह इस तरह मरी के ट्रिप में फंस चुके हैं हम दोनों। गहरी सांस भरकर कहते हुए जामिन शाह ने पलटकर उसकी जानिब देखा था, जो उसके पास ही पैसेंजर सीट पर बैठी हुई खिड़की से बाहर देख रही थी। अचानक से उसकी बात पर पलटते हुए उसकी आंखों में देख रही थी। वो इतनी मोहब्बत से कह रही थी, और वैसे भी ये बात हम दोनों जानते हैं कि हमारी शादी में सिवाय जिम्मेदारियों के और कुछ नहीं है। बाकी लोग तो ये नहीं जानते ना। उनके लिए तो हम नॉर्मल कपल के जैसे ही हैं। अगर हम दिखाएंगे नहीं तो उनको यकीन कैसे आएगा? वैसे भी अम्मा सरकार की खुशियों के लिए बेहद फिक्रमंद हैं। ख़ास तौर पर आयमा के जाने के बाद तो और भी ज़्यादा फिक्रमंदी से आपके बारे में सोचती हैं। तो मुझे उन्हें मुतमईन करने के लिए ये करना पड़ा। धीमी सी आवाज़ में कहती हुई वो अपनी निगाहों को फेरते अपनी उंगलियों पर जमा गई थी। उंगलियां एक दूसरे से उलझाई थी तो उसे अपना दिल में उनमें उलझता हुआ महसूस हो रहा था। जबकि जामिन उसकी इतनी गहरी बात पर उसके चेहरे को एक निगाह देखते हुए गाड़ी चलाने में मसरूफ़ हो चुका था। उन्होंने गाड़ी के ज़रिए जाने का फ़ैसला किया था, तभी अब वो पिछली कुछ देर से ही गाड़ी में बैठे हुए अपनी मंजिल की जानिब गामज़न थे। मैंने तुमसे शादी के पहले ही दिन कहा था और आज भी कह रहा हूँ, अगर तुम्हें ये रिश्ता बोझ लगने लगे तो मुझे बता देना। हम इस रिश्ते को वहीं पर ख़त्म कर देंगे। तुम एक बहुत अच्छा इंसान डिज़र्व करती हो। मेरे जैसा एक शादीशुदा इंसान नहीं जो अपने पास में अटक कर अपना हाल भूल जाए और जब अब अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र ही ना हो। नरमी से कहते हुए वो अपना एक हाथ बढ़ाते हुए उसका हाथ थाम चुका था। आहिस्ता से उसके हाथ को दबाकर कहते हुए वो उसे अपनी जानिब देखने पर मजबूर कर गया था। मैं चाहे अच्छा डिज़र्व करती हूँ या नहीं, लेकिन दुनिया एक तलाकशुदा लड़की को इस काबिल नहीं समझती कि वो किसी अच्छे इंसान से शादी कर सके। इसलिए ये ख़्याल आप अपने ज़हन से निकाल दें। मैं कभी भी तलाक लेकर अपनी खुशियाँ तलाश करना नहीं चाहूँगी। वैसे भी मैंने आयज़ा को अपनी ज़िंदगी बना लिया है और मैं उसके साथ बेहद खुश हूँ। नरमी से कहते हुए वो उसके हाथों को देख रही थी। उनके ऊपर उभरी हुई नसें, उसकी मर्दाना वजाहत वाले हाथ निहायत ही दिलकश थे। उसने बेइख्तियार दिल में एतराफ़ किया था, जबकि उसकी बात को समझते हुए जामिन शाह ने अपना सर हिलाते हुए अपना हाथ पीछे खींचा था। अगर वो जामिन शाह से कभी भी तलाक नहीं लेना चाहती थी तो क्या वो दोनों सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारते, दूर दूर रहते हुए? बेइख्तियार उसके दिल में मलाल उतरा था कि वो मीरब का हक अदा नहीं कर रहा है। वो शायद नाजुक दिल लड़की थी जो अपने जज्बात का एतराफ़ करते हुए घबराती थी, मगर अब उसका हक था जामिन शाह पर, और आयमा अब उसकी ज़िंदगी से जा चुकी थी। अब उसे आगे बढ़ना चाहिए था, अपने लिए ना सही आयशा के लिए, पास बैठी हुई उसके निकाह में आई औरत के लिए। दिल में एक अज़म करते हुए वो एक निगाह पलटकर मीरब की जानिब डालते हुए गाड़ी को मंजिल की जानिब भगा ले गया था। आपको मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं थी, मैं अकेले भी आ जाती। अपनी निगाहों को कदमों पर जमा कर कहती हुई वो उन खूबसूरत रास्तों पर चलते हुए धीमी आवाज़ में गोया हुई थी। जब साथ चलते हुए जामिन शाह ने उसकी जानिब देखा था। तुम्हें लगता है कि मैं अपनी औरत को यूँ तन्हा छोड़ दूंगा? आहिस्ता से उसकी उभरने वाली आवाज़ पर मीरब ने अपना हलक तर किया था। हकीकत तो यही थी कि वो उसकी औरत थी, मगर उन दोनों ने इस रिश्ते को माना ही कब था? तभी वो गला खंगार कर अपनी निगाहों को यहाँ वहाँ दौड़ा गई थी। मुझे लगता है कि आपके काम का बहुत हर्ज हो रहा है। हमें 2-3 दिन रुक कर वापस चले जाना चाहिए। हम अम्मा सरकार को बोल देंगे कि हमें आयज़ा की याद आ रही थी। लब कुतर कर कहती हुई वो उसके अल्फाज का असर ज़ाया करने की कोशिश कर रही थी। वो दिल में कोई खुशफहमी नहीं पालना चाहती थी। वो उन दोनों के दरमियान जो दीवार हायल थी उसे गिराने की कोशिश करने वाली पहली नहीं बनना चाहती थी। वो जामिन शाह के सर पर ज़बरदस्ती सवार नहीं होना चाहती थी। मगर मुझे अभी वापस नहीं जाना। मजबूत लहजे में उभरती हुई उसकी आवाज़ पर वो अपनी जगह पर ठठक कर रुकी थी। तभी अपनी निगाहों को उठाकर उसका चेहरा देखा था, जो अपनी पुरतपिश निगाहों के साथ उसे ही देख रहा था। आगे बढ़कर नरमी से उसका हाथ थामते हुए वो अपनी गिरफ्त उसके छोटे और नरम से हाथ पर मजबूत कर चुका था। मैं अभी वापस नहीं जाना चाहता। मैंने बहुत ज़्यादा काम के बाद एक अच्छा ब्रेक लिया है और मैं इसे ख़त्म नहीं करना चाहता। आयज़ा अम्मा सरकार के पास बहुत ही महफूज हालत में है। तुम्हें उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम यहाँ हो इस सब को महसूस करो। जज्बात से लबरेज आवाज़ में कहते हुए वो उसकी आंखों में देखते गोया हुआ था, जबकि एक कदम आगे बढ़ाते हुए वो उसके बेहद नज़दीक ठहरते उसकी खुशबू को अपने वजूद में उतारते गोया हुआ था। आंखों ने खुमार आलूद होकर अपने जज्बात को जाहिर किया था तो मीरब ने अपनी निगाहें चुराते हुए खुद को संभालना चाहा था। अब वो महसूस करने के बाद आसपास के खूबसूरत नज़ारों के बारे में कह रहा था या फिर खुद के बारे में, ये वो उस लम्हे सोच नहीं सकी थी।
आहिस्ता से उसकी गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाना चाहा था तो वो अपनी गिरफ्त और ज़्यादा मजबूत करते हुए उसे खींच कर अपने और ज़्यादा नज़दीक कर चुका था कि दोनों के जिस्म टकराए थे। तो मीरब ने अपना सर उठाते हुए उसके चेहरे की जानिब देखा था। वो उसकी ठोड़ी तक आती थी जब जामिन शाह ने उसके कंधे के गिर्द बाजू हायल करते हुए उसका सर अपने सीने से लगाया था। थोड़ी उसके सर के ऊपर जमाकर अपनी आंखें बंद करते हुए वो अब सही मायनों में उसे महसूस कर रहा था। दिल ये बाजी जीत चुका था और दिमाग ने मुसलसल लड़ते हुए हार मान ली थी। एक मर्तबा, हाँ सिर्फ एक मर्तबा के लिए ही सही, वो अपने गुजरे हुए कल के बारे में भूल जाना चाहता था। जो लड़की इस वक्त उसके निकाह में और उसकी बाहों के हिसार में इस खूबसूरत मनाजिर में मौजूद थी, वो बस उसको महसूस करना चाहता था। सिर्फ और सिर्फ उसके वजूद में खोकर इस दुनिया को भूल जाना चाहता था, और वो भूल भी रहा था। झुककर उसके माथे पर वो अपनी पुरतपश सांसों का लम्स उसके चेहरे पर बखेर गया था, जिस पर मीरब का चेहरा सुर्ख पड़ते हुए आंखें उसकी निगाहों से टकराई थीं तो दिल में तूफान से बर्पा हो चुके थे। वो दोनों उस लम्हे की जिद में आकर एक दूसरे को महसूस करने की कोशिश कर ही रहे थे जब अचानक से बर्फबारी शुरू हुई थी तो वो दोनों सफ़ेद चादर में छुपते चले जा रहे थे। अचानक से होश में आते हुए मीरब ने उसके हिसार से खुद को जुदा करना चाहा तो जामिन शाह उसकी कमर के गिर्द अपनी गिरफ्त को मजबूत कर गया था। चलो वापस चलते हैं, धीमी जज्बात से बोझल आवाज़ में कहते हुए वो उसके चेहरे को वालिहाना नजरों से देख रहा था, जिस पर मीरब भी सुर्ख पड़ते हुए चेहरे के साथ अपना सर इस बात में हिला गई थी। वापस अपने होटल तक आते आते वो दोनों बर्फबारी की वजह से मुकम्मल तौर पर भीग गए थे। शाम के साए घने हो रहे थे तो बर्फबारी में भी मुकम्मल रात का समा दिखाई दे रहा था। अपने कमरे में दाखिल होते हुए मीरब अपने ऊपर ली हुई शॉल और कोट को उतार कर एक तरफ रख चुकी थी। जब अंदर दाखिल होकर जूते उतारते हुए जामिन शाह ने पहला काम अपना कोट उतार कर शर्ट उतारने वाला किया था कि खुले हुए कोट से शर्ट भी भीग चुकी थी और सर्दी हड्डियों में घुसती हुई महसूस हो रही थी। पलट कर एक निगाह मीरब की जानिब देखा था जो दूसरी जानिब रुख किए हुए ठहरी सर्दी से हल्का हल्का लरस रही थी। नॉर्मल से इलाकों में रहने वालों के लिए नवंबर के महीने में मरी की सर्दी ही काफ़ी थी। तभी अब वो बजते हुए दांतों के साथ खड़ी सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए, जब जामिन शाह ने आगे बढ़ते हुए उसे बाजू से थाम कर अपनी जानिब खींचा था। बराहना सीने के साथ उसे खुद से लगाते हुए वो उसके गिर्द अपने बाजुओं को नरमी से हायल कर चुका था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी कमर को सहलाकर अपनी हिद्दत उसके वजूद में मुंतकिल करते हुए वो वक्फे वक्फे बाद उसके माथे को चूम रहा था, जबकि मीरब तो सुन सी कैफियत में ठहरी हुई इस सब को समझने की कोशिश कर रही थी। चेहरा उठाकर उसकी जानिब देखा था तो उसकी पुरतपश निगाहें हलक से तमाम अल्फाज छीन ले गई थी। सर्दी लग रही है, धीमी सी उसकी आवाज़ उभरी थी तो बेइख्तियार मीरब ने अपना लब दांतों में दबाया था। जी, मुझे आदत नहीं है ना, और सर्दी मुझे बहुत जल्दी पकड़ लेती है, सुर्ख होती नाक और गालों के साथ कहती हुई वो उसके हिसार में ठहरी हुई गोया हुई थी। कपड़े गीले होकर जिस्म से चिपकते हुए उसे सर्दी से कांपने पर मजबूर कर गए थे। जब जामिन शाह ने एक निगाह उसकी शर्ट की जानिब डाली थी जो गले से भीगी भीगी हुई थी, तभी वो अपनी निगाहों को उठाते हुए उसके चेहरे को देख रहा था। तुम्हें चेंज कर लेना चाहिए, मैं मर्द हूँ, खुद पर चाहे जितने भी कड़े पहरे बांध दो, मगर अपनी औरत को देखते हुए बहक सकता हूँ। जज्बात से बोझल आवाज़ में कहते हुए उसके कंधों के गिर्द बाजू हायल किए हुए झुककर उसके कंधे पर अपने लब रखते गोया हुआ था। जब नीरव ने उसके लम्स पर बेइख्तियार झुरझुरी लेते हुए एक निगाह नीचे अपनी शर्ट की जानिब डाली थी तो बेइख्तियार गर्दन तक सुर्ख पड़ते हुए वो उसकी गिरफ्त से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर गई थी। नरमी से उसे थामता हुआ वह झुककर उसके गाल पर अपने लब रख चुका था। हम दोनों के दरमियान चाहे जितने इख्तलाफात सही मीरब, मगर हकीकत यही है कि अब तुम मेरी बीवी हो। मैं हमारे इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा बड़े बोल तो नहीं दे सकता, मगर मैं तुमसे मोहब्बत करने की कोशिश करूँगा, तुम्हें इज्जत दूंगा और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि तुम इस रिश्ते में जिस चीज़ की हकदार हो वो तुम्हें मिले। बोझल जामिन, धीमी सी उसकी सरगोशी मानिंद उभरती हुई आवाज़ जामिन शाह के वजूद को अलग ही दुनिया में ले गई थी। तभी उसका हाथ से रखते हुए मीरब की कमर तक गया था और वहां मौजूद डोरी को एक झटके से खोलकर उसकी आंखों में देखा था। ये एक आखिरी इजाज़त थी जो वो उससे मांग रहा था। अगर मीरब अभी उसी वक्त उससे दूर होने की कोशिश करती तो वो अपने कदम पीछे खींच लेता, लेकिन अगर मीरब पेशकदमी करती तो मीरब भी उसकी आंखों में देखते हुए उसके जज्बात को अच्छे तरीके से पढ़ चुकी थी। तभी लरजते हुए वजूद के साथ अपना सर उसके कंधे पर रखते हुए वो अपनी आंखों को बंद कर गई थी। मीरब, मुझे अपना हिस्सा बनाने के लिए शुक्रिया, धीमी आवाज़ में कहते हुए झुककर उसके वजूद को बाजुओं के हिसार में थामते हुए बिस्तर की जानिब बढ़ा था। बाहर बरसती हुई बर्फ ने चारों जानब सफ़ेद चादर ओढ़ ली थी तो अंदर उन दोनों के वजूद एक हुए थे। सुबह मीरब की आंख खुली थी तो वो जामिन शाह की शर्ट में मौजूद उसकी बाहों के हिसार में कंधे पर सर रखे हुए पुरसुकून नींद सो रही थी। कुछ देर तक पलकें झपकाकर सोचने की कोशिश करते हुए कल का तमाम वाक़या उसकी आंखों के सामने से गुजरा था तो बेइख्तियार गाल तप उठे थे। तुम ब्लश करते हुए बहुत प्यारी लगती हो,
खुमार आलूद से उभरने वाली जामिन शाह की आवाज़ पर वो सटपटाते हुए अपना सर ऊपर उठाते उसके चेहरे को देख। अच्छा, यूट्यूब की ना कुछ पॉलिसी चेंज हुई है जिसकी वजह से हमें नॉवल के दरमियान में ये इंसानी वीडियो ऐड करनी पड़ती है। तो इस चंद सेकंड की वीडियो को ज़रा बर्दाश्त कर लिया करें, क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो नॉवल नहीं होगा ना फिर। सो खैर, आप इसको थोड़ा सा बॉदर कर लिया करें। थी जो पुरतपश निगाहों के साथ उसे ही देख रहा था। आप कितने बेशर्म हैं, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? बेइख्तियार उसकी आंखों पर अपने हाथ रख कर कहती हुई वो मजीद ब्लश करते हुए यूं गोया हुई थी कि जामिन शाह का कहकहा कमरे में गूंजा था। तभी वो उसकी कमर पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए उसे खींचकर अपने ऊपर ले आया था। तो तुम मुझसे किस बात की तवक्को कर रही हो? अपनी नई नवेली दुल्हन को, जो कि इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी हो कि बात बात पर ब्लश करने से बाज नहीं आती, अब मैं देखूं भी ना? मुस्कुराते हुए कहते हुए उसकी नरम हथेलियों को थाम कर अपने लब रखते गोया हुआ था। मैं कोई ब्लश नहीं कर रही, अपने एक हाथ से गालों को रगड़ कर कहती हुई वो इतनी मीठी आवाज़ में गोया हुई थी कि जामिन ने मुस्कुराते हुए झुककर उसके तपते हुए गाल पर अपने लब रखे थे। हाँ बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ, तुम बिल्कुल भी ब्लश नहीं कर रही, ये तो खुद बहुत सुर्ख हो रहे हैं मेरी गुर्बत में। लब दबाकर बोलते हुए वो उसे छेड़ने से बाज नहीं आ रहा था। जामिन, एहतजाजन बोलते हुए वो उसके बराहना सीने पर हाथ रखते खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अब तुम मुझसे भागकर कहाँ जाओगी? सारी जिंदगी तुम्हें यही मेरे हिसार में वापस लौटना है मीरब जामिन शाह। अब तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती, इसलिए बेहतर होगा अपने तमाम एहतजाज यहीं पर ख़त्म कर दो और तुम्हारा ये शौहर जो कहता है वैसा करो। मजबूती से उसे थामकर उसके हाथ को अपनी घनी दाढ़ी के साथ रगड़ते हुए वो यूं गोया हुआ था कि मीरब सुर्ख पड़ते हुए वजूद के साथ गरजती हुई पलकें उठाए उसका चेहरा देख रही थी। और मेरा शौहर क्या कहता है? अगरचे वो उसकी आंखों में नाचती हुई शरारत को देख चुकी थी, मगर फिर भी पूछने से बाज नहीं आई थी। जब उसे मजबूती से थामकर उसके कान पर झुकता हुआ वो एक सरगोशी करते उसके होश ठिकाने लगा चुका था। जब फैली हुई आंखों के साथ मीरब अपना सर नफी में हिलाती हुई अपनी मुज़ाहमत को तेज कर गई थी। बिल्कुल भी नहीं जामिन शाह, अगर आपने झटपटा कर कहते हुए उसे अल्फाज ही नहीं मिल रहे थे जिससे वो उसे ऐसा करने से रोक सकती। तभी पलटते हुए वो एक झटके से मीरब के हाथों को थाम चुका था। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मैंने पहले ही अपनी बेवकूफ़ी में इतना वक्त ज़ाया कर दिया, तुम क्या चाहती हो कि मैं मजीद खुद को अजियत दूँ? बिल्कुल भी नहीं, लब दबाकर बोलते हुए वो संजीदा मगर आंखों में नाचती हुई शरारत के साथ कहते उसके हवास सही से ठिकाने लगाने का बायस बना था। इससे पहले कि मीरब को एहतजाज करते झुककर उसके लबों पर अपने लबों की मोहर लगाते हुए वो उसकी सांसें ही खींच चुका था। जामिन, वो खिलाकर कहते हुए वो सांस लेने के लिए उसे पीछे धकेलते हुए गोया हुई थी कि जामिन शाह उसकी गर्दन पर झुकते हुए कंबल थाम कर अपना और मीरब का वजूद उसमें छुपा चुका था। तुम्हारे एहतजाज आज किसी काम नहीं आने वाले बीबी, इसलिए चुपचाप मेरे साथ बर्दाश्त करो। कमरे में उभरने वाली उसकी सरगोशी कमरे की दीवारों में ही दब गई थी। 2 साल बाद जामिन, ऊंची सी उभरती हुई मीरब की आवाज़ पर उसने माथे पर बल डाले हुए चेहरा मीरब के वजूद से उठाया था। क्या हो गया है? शौहर थका हारा काम से घर आया है, मगर तुम एक जालिम बीवी बनते हुए उसे 2 पल सुकून के भी गुजारने नहीं दे रही हो। मुंह बनाकर कहते हुए वो उसकी जानिब देखते हुए गोया हुआ था, मगर झुककर एक और मोहर उसकी गर्दन पर लगाना भूला नहीं था। ये सब कुछ आपकी इस थक हार कर काम से आने की बिना पर ही हो रहा है। उसे आंखें दिखाते हुए वो उसके भारी भरकम वजूद को खुद से उठाने की कोशिश कर गई थी। अगरचे जामिन शाह के सिर्फ मजबूत बाजू ही उसकी कमर के गिर्द हायल थे, मगर फिर भी उसे यूं महसूस हो रहा था कि जामिन शाह का पूरा वजूद ही उसके ऊपर आया हुआ हो। गुस्से से और कुछ खिफत से फूले हुए गालों के साथ वो उठकर बैठी थी, जिसे बैठने में मदद जामिन शाह ने दी थी। झुककर नरमी से उसके कंधे पर अपने लब रखे थे। क्या हो गया है बीबी, इतनी तो तुम प्यारी लग रही हो, देखो कैसे फूली हुई हो, बिल्कुल कार्टून लग रही हो, मेरा प्यारा सा कार्टून। रुक कर उसके माथे पर अपने लब रखते हुए वो निहायत ही मोहब्बत से बोला था, जब मीरब ने पलट कर उसके चेहरे को घूरा था और फिर एक निगाह अपने 9 माह के फूले हुए वजूद पर भी डाली थी। डिलीवरी में कुछ ही दिन रह गए थे और यह इंसान कोई भी लम्हा हाथ से जाने नहीं देता था कि वो उसके करीब हो सके। कार्टून? सीरियसली, ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। आयज़ा भी कितनी छोटी है, लेकिन नहीं, आपको तो धड़ाधड़ बच्चों की जल्दी है। अभी आयज़ा को 5 साल का तो होने देते, लेकिन नहीं, आपको तो एक और बच्चा चाहिए और वो आप संभाल लेंगे। और आप संभालेंगे कैसे? इतने तो बेसब्र इंसान हैं आप। वो गुस्से से झुंझला कर कहते हुए वो उसके वजूद को खुद से हटाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। वो गुस्सा जो इस कदर दिमाग पर हावी था, एक तो उसकी हालत ऐसी थी और ऊपर से साथ बैठा हुआ ये इंसान, उसे मजाल है जो सुख का सांस लेने देता हो। आयज़ा की परेशानी ऊपर से उसके सर पर अलग से थी, जो सारा दिन घूमते हुए यहाँ से वहाँ उसे बौखलाए रखती थी। अरे मेरी जान, तुम परेशान क्यों होती हो? तुम अपनी बड़ी बेटी को संभाल लेना और मैं छोटी का ख्याल रख लूँगा। देखो, ज़िम्मेदारियाँ बाँटने से मोहब्बत कितनी बढ़ती है, और वैसे भी हमारे पास आराम से अब 2 से 3 साल होंगे तीसरे बेबी के लिए। लब दबाकर बोलते हुए वो आहिस्ता-आहिस्ता उसकी परेशानी को ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहा था।
مگر آخری بات پر میرب نے شوق سے پھیلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ مطلب یہ انسان پھر بھی سدھرنے سے باز نہیں آ رہا تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ خبردار اب آپ نے تیسرے بچے کی بات کی تو 5 سال تک میں کچھ بھی نہیں سوچنے والی تیسرے بچے کا۔ اتنی جلدی بھول ہی جائیں۔ خفت سے کہتی ہوئے وہ ایک جھٹکے سے اس کے بازو کو خود سے ہٹاتے ہوئے اپنے قدم نیچے کی جانب بڑھا گئی تھی۔ احتیاط سے قدم قدم کمرے کے باہر نکلتے ہوئے اس نے پلٹ کر ایک نگاہ بستر پر دراز ضامن شاہ کو گھورنا نہیں بھولی تھی۔ تم کتنے ظالم ہو بیوی، میری کرکٹ ٹیم کی ایک چھوٹی سی معصوم سی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتی۔ منہ بسور کر کہتے ہوئے وہ ابھی گویا ہی ہوا تھا جب میرب نے مسکرا کر اپنا سر زور سے نفی میں ہلایا تھا۔ بالکل بھی نہیں، آپ کی خواہش کوئی عام خواہش نہیں ہے، میں آپ کو آپ کی خواہش پر ایک پوری کرکٹ ٹیم لا کر دوں۔ اپنے بالوں کو جھٹک کر کہتی ہوئی وہ اپنے قدموں کو کمرے کے باہر بڑھا چکی تھی، جہاں لاؤنج میں ہی عائزہ سجیلا بیگم کے ساتھ کھیلتے ہوئے یہاں سے وہاں بھاگ رہی تھی۔ مما، چہک کر بولتے ہوئے وہ آتی میرب کے قدموں سے لپٹ چکی تھی۔ مما کی پیاری سی جان، جھک کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتی ہوئی وہ نرم مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوئی تھی۔ مما، میرا بھائی کب آ رہا ہے؟ لبوں کے گرد ہاتھ رکھ کر دھیمی سرگوشی کر کے پیچھے کمرے کی جانب دیکھتی ہوئی وہ میرب سے گویا ہوئی تھی، جس پر میرب نے بھی مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا۔ بہت جلد، دھیمی سی آواز میں کہتے ہوئے وہ اس کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی جب پیچھے سے قدموں کی مضبوط آواز ابھری تھی اور ضامن شاہ قدم قدم چلتے ہوئے باہر آیا تھا۔ یہ میرے پیچھے کیا کھچڑی پکائی جا رہی ہے؟ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ کوئی میرے خلاف اور میری پرنسس کے خلاف سازشیں کر رہا ہے؟ اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے کہتا ہوا وہ سامنے ٹھہری ہوئی عائزہ اور میرب کی جانب دیکھتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ بابا، لگتا ہے آپ کو آج کھچڑی کھانی ہے، تبھی آپ کو کھچڑی کے ہی خیال آ رہے ہیں، معصومیت سے اپنی آنکھیں ٹپ ٹپا کر کہتی ہوئی عائزہ نے کہا تھا، جس پر میرب نے بھی اپنے لب دبائے تھے۔ دیکھا، اتنی سی یہ لڑکی اور کیسے ٹر ٹر جواب دیتی ہے۔ میرب، یہ بالکل تم پر گئی ہے۔ حیرت سے پھیلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کہتے ضامن شاہ نے ان دونوں کو گھورا تھا اور اپنے قدم میرب کی جانب بڑھائے تھے۔ ایک بازو میرب کے کندھے کے گرد حائل کرتے ہوئے نرمی سے اس نے دوسرا ہاتھ میرب کے پھولے ہوئے وجود پر رکھا تھا۔ تم دونوں نے مجھے اپنی ٹیم سے الگ کر لیا ہے نا؟ ٹھیک ہے، میری دوسری پرنسس آ جائے پھر دیکھنا میں بھی اپنی ٹیم بناتے ہوئے کیسے تم لوگوں کو جلاتا ہوں۔ عائزہ کی جانب دیکھ کر کہتے ہوئے وہ یوں گویا ہوا تھا کہ بے اختیار میرب کو اس کے انداز پر ہنسی آئی تھی۔ تبھی ایک تھپڑ اس کے ہاتھ پر مارتی ہوئی وہ عائزہ کا ہاتھ تھامے سجیلا بیگم کی جانب بڑھ گئی تھی، جو مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے ان دونوں کی خوشیوں کی لمبی عمر کی دعا کر رہی تھی۔ اب یہ تو وقت نہیں بتانا ہے کہ آپ کی پرنسس آئے گی یا پھر ہماری ٹیم میں شامل ہونے کے لیے ایک پیارا سا پرنس چارمنگ، دھیمی آواز میں بڑبڑا کر کہتی ہوئی وہ عائزہ کی جانب دیکھتے یوں گویا ہوئی تھی کہ دونوں نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی گہری ہوتی مسکراہٹ کو روکا تھا۔ پیچھے چل کر آتا ہوا ضامن شاہ اس کی سازش سے بالکل انجان، لاپرواہ مشکوک انداز میں ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا، جو بات بے بات مسکراتے ہوئے اسے مشکوک ہونے پر مجبور کر رہی تھی۔ اما سرکار، کیا آپ بھی ان کی اس سرگرمیوں میں شامل ہیں؟ اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے کہتا ہوا وہ اپنی توپوں کا رخ سجیلا بیگم کی جانب کر چکا تھا، جس پر وہ مسکراتے ہوئے اپنا سر نفی میں ہلاتی ہوئی ایک نگاہ میرب دوسری عائزہ کی جانب دیکھتے مسکرائی تھی۔ زندگی اب مکمل تھی، پریشانیاں زندگی کا حصہ تھی، مگر ماضی میں رہ جانے والوں کو وقت بھول ہی جایا کرتا ہے، تبھی وہ لوگ آگے بڑھ رہے تھے۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔